स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले 14 जेपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। हम लोग जेपीएससी में पीटी और मेंस के टॉपिक को एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुल 12 से 13 लेक्चर होंगे। 12 से 13 लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पीटी और मेंस के टॉपिक को समेट लेंगे। इसके बाद आपको किसी भी किताब या नोट्स या गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही आप इस लेक्चर को 10 बार पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन हमारे साथ इस टॉपिक को जरूर पढ़िए। निश्चित तौर पर आपको एक साइंटिफिक अप्रोच मिलेगा जिससे पता चलेगा कि आप जेपीएससी की पीटी और मेंस की तैयारी को किस प्रकार से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अवधारणा को डेवलप करेंगे ताकि आने वाले लेक्चर हमें ठीक प्रकार से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कई नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है और इसी को हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसी सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। हम जानते हैं कि आज से 4500 साल पहले यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। मानव सभ्यता का विकास का अर्थ है कि 2500 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक मानव निवास किया करते थे। यहाँ पर रहने वाले जो मानव था उनका अपना समाज था, उनका अपना सामाजिक दशा थी, राजनीतिक परिदृश्य था, आर्थिक क्रियाएं थी, व्यापार वाणिज्य था। यानी आज से 4500 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। तो 2500 ईसा पूर्व में जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर मानव सभ्यता का विकास हुआ था वो काफी विशाल और विस्तृत क्षेत्रों पर फैला हुआ था। लगभग 1500 शहरों के रूप में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1500 से भी अधिक नगर थे, सिटी थे। ये ब्लैक वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये शहरों को दर्शाया गया है। तो थोड़े थोड़े दूर पर हड़प्पा सभ्यता के शहर थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, है ना, ये सारे क्या हड़प्पा सभ्यता के शहर थे, सिटी थे। ऐसे कुल कितने 1500 से भी अधिक शहर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बसाए गए थे। तो सवाल है कि सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी खुदाई से प्राप्त होती है। जब इन क्षेत्रों पर खुदाई की गई तो खुदाई से बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई। जब उन वस्तुओं का अध्ययन किया गया तो पाया गया 2500 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक मानव सभ्यता का विकास था। तो जब इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली तो इतिहासकारों के द्वारा इस सभ्यता का नाम रखा जाना था कि इस सभ्यता का क्या नाम रखा जाए। हम जानते हैं 1947 से पहले भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजी सरकार थी 1947 से पहले। तो 1947 से पहले अंग्रेजी सरकार के नेतृत्व में इन क्षेत्रों पर खुदाई प्रारंभ किया गया। कब? तो 1921 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार के नेतृत्व पर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर खुदाई प्रारंभ किया गया। तो जब अंग्रेजी सरकार के नेतृत्व में 1921 से 1947 तक अलग अलग क्षेत्रों पर खुदाई किया गया तो पाया गया हड़प्पा सभ्यता के 40 से 50 शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यानी अंग्रेजी सरकार ने जब 1921 से लेकर 1947 तक इन क्षेत्रों पर अलग अलग जगहों पर खुदाई किया तो हमें हड़प्पा सभ्यता के 40 से 50 शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
और जब इन 40 से 50 शहरों का अध्ययन किया गया तो पाया गया इसमें से अधिकांश जो शहर थे, 40 से 50 शहरों का अध्ययन किया गया, इसमें से जो अधिकांश शहर थे वो सिंधु नदी के आसपास बसाए गए थे। चूंकि 1921 से 1947 तक जब खुदाई अंग्रेजी सरकार के नेतृत्व में किया गया तो 40 से 50 शहरों की ही जानकारी हमें प्राप्त हुई, और इस 40 से 50 शहरों के बारे में जब अध्ययन किया गया तो पाया गया इसमें से अधिकांश जो शहर है वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के घाटी क्षेत्र में बसे हुए थे। इसलिए उस समय इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। लेकिन 1947 के बाद भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी को, और 1947 के बाद भारत में भारतीयों का शासन व्यवस्था प्रारंभ होता है। भारत सरकार के द्वारा 1947 के बाद फिर से इन क्षेत्रों पर व्यापक और विस्तृत तरीके से खुदाई प्रारंभ की जाती है। 1947 के बाद भारत सरकार के द्वारा जब व्यापक और विस्तृत तरीके से खुदाई प्रारंभ की जाती है तो आज अगर हम देखें तो आज 1500 से भी अधिक नगरों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त है। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आज वर्तमान में 1500 से भी अधिक शहरों की खोज की जा चुकी है। और जब इन 1500 से भी अधिक शहरों का अध्ययन किया जाता है तो पाया जाता है लगभग 80% स्थल, 80% जो नगर थे, यानी लगभग 1100 जो नगर थे वो मुख्य रूप से देखा गया सरस्वती नदी के आसपास में बसाए गए थे। आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन प्राचीन समय में सरस्वती नदी हरियाणा के क्षेत्रों में प्रवाहित होती थी। आज सरस्वती नदी के कुछ अवशेष ही मात्र बचे हैं। तो जब भारत सरकार के द्वारा आजादी के बाद जब व्यापक और विस्तृत तरीके से खुदाई की गई तो आज वर्तमान तक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत 1500 से भी अधिक शहरों का खोज किया जा चुका है। और जब इन 1500 शहरों का अध्ययन किया गया तो पाया गया इसमें से 80% जो स्थल है, यानी 1100 से भी अधिक जो नगर है वो सिर्फ सरस्वती नदी के घाटी क्षेत्रों पर बसे हुए थे। इसलिए बाद में इतिहासकारों के द्वारा इस सभ्यता को एक और नाम दिया गया, इसे कहा गया क्या? सरस्वती सभ्यता। तो हमने बताया कि 1500 से भी अधिक शहर है और सबके नाम रख दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा। इन 1500 के अलग अलग नाम रखा जा चुका है। तो 1500 शहरों में से जो पहला स्थल खोजा गया, जो पहला नगर खोजा गया, वो नगर कौन सा था? तो आंसर होगा हड़प्पा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का पहला शहर के बारे में खोजा गया। कौन खोजा था? तो दयाराम साहनी ने। सवाल पूछा जाता है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। क्योंकि ये जो 1500 नगर है, इस 1500 नगर में पहला नगर जो खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पहला नगर की खोज की गई, उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए पहले नगर के नाम पर इस पूरे सभ्यता का नाम इतिहासकारों के द्वारा दिया जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो आंसर होगा, इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला जो शहर खोजा गया उसका नाम क्या था? हड़प्पा। इसलिए पहले शहर के नाम पर इस पूरे सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले जो मानव थे, उन मानव के द्वारा पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया जाता है।
भारतीय उपमहाद्वीप में कांसा धातु का प्रयोग किस सभ्यता के मानव के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के रहने वाले जो मानव थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में कांसा धातु का प्रयोग किया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास प्रारंभ होता है। हालांकि 2500 ईसा पूर्व से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी इन क्षेत्रों पर मानव रहा करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से पहले रहने वाले जो मानव थे वो गांवों के रूप में रहा करते थे, बस्तियों के रूप में रहा करते थे। कोई सुव्यवस्थित इनका घर या ठिकाना नहीं था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, छोटी छोटी बस्तियों के रूप में ये निवास करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के मानव के द्वारा पहली बार एक से अधिक तल्लों वाले घरों का निर्माण किया गया, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई, इनका अपना एक व्यवस्थित जल निकास प्रणाली था, ड्रेनेज सिस्टम था, इनकी सड़कें काफी चौड़ी थी और एक तरतीब से इनके घर बनाए गए थे और इनका व्यापार आंतरिक व्यापार के साथ ये उस समय के तत्कालीन विश्व के सभ्यताओं के साथ भी इनका व्यापार था, यानी आंतरिक व्यापार के साथ या अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया करते थे। इन्होंने जो बस्तियां थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो गांव और बस्तियां थी, हड़प्पा सभ्यता ने इन बस्तियों को नगरों के रूप में स्थापित किया। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा नगर बनाए गए, इसलिए जॉन मार्शल ने इसे क्रांति कहा, इसे एक क्रांति की संज्ञा दी। चूंकि भारत में पहली बार अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा नगरों की स्थापना की गई। जो पहले गांव और बस्तियां थी, उन बस्तियों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों के रूप में स्थापित किया, इसलिए जॉन मार्शल इसे क्रांति कहते हैं और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, हमने क्या बताया? हमने यहां पर आपको बताया कि 1921 से 1947 तक अंग्रेजी सरकार के द्वारा 40 से 50 शहरों की खोज की गई। तो जब 40 से 50 शहरों का क्षेत्रफल निकाला गया तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल देखा गया तो इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। लेकिन हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा व्यापक तरीके से 1947 के बाद इन क्षेत्रों पर खुदाई प्रारंभ की गई और वर्तमान में 1500 से भी अधिक शहर खोजे गए। तो आज अगर इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का आज क्षेत्रफल लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसलिए सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है, तो आंसर होगा 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और आजादी से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो आंसर होगा 12,99,600 किलोमीटर। इस सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप का है। इसका पूरा क्षेत्रफल अगर हम देखें तो त्रिभुजा आकार का है। सवाल है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता क्या सिर्फ भारत में ही इसका क्षेत्र था? यानी 2500 ईसा पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, क्या इसका क्षेत्रफल सिर्फ भारत में था? तो आंसर होगा नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 3 देशों में था। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का
अधिकांश क्षेत्रफल किस देश में है? तो आंसर होगा भारत में। सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं था? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। तो आंसर क्या होगा? ईरान। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार किस देश में? तो आंसर होगा भारत में। अब सवाल उठता है कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, क्या विश्व में कोई और भी सभ्यताएं थी? यानी 2500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक मानव सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो क्या इस सभ्यता के अलावा विश्व में कोई और भी सभ्यताएं थी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता की तत्कालीन सभ्यताएं कहते हैं? तो आंसर होगा हाँ, कई और भी सभ्यताएं थी। चलिए उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। उनसे भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं थी, उनकी कुछ थोड़ी मोड़ी विशेषताओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के तत्कालीन एक सभ्यता थी, जिसको हम लोग मिस्र की सभ्यता कहते हैं। मिस्र की सभ्यता। तो सवाल है, मिस्र की सभ्यता का विकास कहां पर हुआ था? तो ये आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में चले जाइए, ये नीला रंग का आप देख रहे हैं। यहां पर एक देश है जिसका नाम है मिस्र। तो मिस्र में ही, जिसको हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, तो मिस्र में ही सभ्यता का विकास हुआ था। नीले रंग का आप देख रहे हैं, इस सभ्यता को मिस्र की सभ्यता कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता के तत्कालीन सभ्यता थी। मिस्र के सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो आंसर होगा नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ये व्हाइट रंग का आप देख रहे हैं, यह नील नदी को दर्शाया गया है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आंसर होगा नील नदी। नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तो यहां पर एक लेक है, यहां पर एक झील है, जिसको विक्टोरिया झील के नाम से जानते हैं। यहां पर एक झील है जिसको विक्टोरिया झील कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कैसा झील है? तो आंसर होगा ये मीठा पानी का झील है, और विश्व में मीठे पानी की दृष्टि से पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील कौन सा? तो आंसर होगा विक्टोरिया झील। और पूरे दुनिया का मीठे पानी की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन सा? तो आंसर होगा सुपीरियर झील। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, और सुपीरियर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। और इसी विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम होता है, जिसको नील नदी कहते हैं। और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलने के बाद उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, और मिस्र के देश से होते हुए यह नदी भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। यहाँ पर भूमध्य सागर है। याद रखिएगा, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, कौन सी नदी को कहते हैं? तो आंसर होगा नील नदी को। सवाल है कि नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में
एक मरुस्थल है जिसको सहारा मरुस्थल कहते हैं, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। और इसी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा देश आता है? तो आंसर होगा मिस्र। मिस्र सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में अंतर्गत आता है। तो नील नदी के कारण ही मिस्र में विकास संभव हुआ है। अगर नील नदी मिस्र से होकर प्रवाहित नहीं होती तो मिस्र में कृषि कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती। चूंकि नील नदी मिस्र से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए मिस्र में आज कृषि कार्य हो पा रहा है, सिंचाई की व्यवस्था हो पा रही है और मिस्र का डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान नील नदी का है। इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। मिस्र की सभ्यता या आज जो देश मिस्र है वो दो चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक आपका पिरामिड के लिए, आज मिस्र दो चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है, एक पिरामिड, दूसरा स्फिंक्स। याद रखिएगा, ये जो पिरामिड और स्फिंक्स है ये मिस्र के सभ्यता के लोगों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। यानी लगभग 3000 बीसी के आसपास में ही मिस्र के सभ्यता के लोगों ने ही पिरामिड और स्फिंक्स का निर्माण किया है। तो आज मिस्र दो चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है, एक पिरामिड और दूसरा स्फिंक्स। मिस्र के सभ्यता के लोगों का मानना था कि मरने के बाद आत्मा और शरीर दोनों जीवित रहता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। मिस्र की सभ्यता के लोगों का मानना था कि मरने के बाद आत्मा भी जीवित रहता है और उसका शरीर भी जीवित रहता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए मिस्र की सभ्यता के समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती थी तो मिस्र के सभ्यता के लोग उनके शवों की रक्षा करते थे। उनके शव को एक केमिकल के लेप में लपेटा करते थे, पूरे शरीर में एक विशेष प्रकार का केमिकल का लेप लगाया करते थे और उसके शरीर को मलमल के कपड़े में लपेटकर एक बॉक्स के अंदर, एक लकड़ी के बॉक्स में उसके शव को रख दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था मरने के बाद शरीर भी जीवित रहता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। और जिस लकड़ी के बॉक्स में उस शव को रखा जाता था उसके शरीर की रक्षा करने के लिए, उसके बॉडी की रक्षा करने के लिए उस लकड़ी के बॉक्स में चित्रकारी बनी होती थी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की। और जिस रूम में रखा जाता था उस रूम के दीवारों पर भी कई प्रकार की चित्रकारियां बनाई जाती थी। और चूंकि इनका मानना था मरने के बाद शरीर और आत्मा दोनों जीवित रहता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है, इसलिए इसके शव को जिस बॉक्स में रखा जाता था उस बॉक्स में उस व्यक्ति के गहने, उसके कपड़े, खाने पीने के सामान जो उसको जिंदा में पसंद था वो सभी चीजें उस बॉक्स में रख दी जाती थी। मिस्र के सभ्यता के लोगों के द्वारा एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उस लेप को लगाने के बाद उसका शरीर सड़ता नहीं था, हजारों सालों तक उसकी शरीर की रक्षा हो जाया करती थी। तो इन शवों को जो मिस्र की सभ्यता के द्वारा इनके शवों को जो विशेष प्रकार से सुरक्षा दिया जा रहा है, उसकी रक्षा की जा रही है, इन शवों को मम्मी कहा जाता है। तो हमने बताया कि मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। यह हड़प्पा सभ्यता है। जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास चल रहा है उसी समय मिस्र की सभ्यता का भी विकास चल रहा है। मिस्र की सभ्यता के लोगों का हड़प्पा सभ्यता के साथ में व्यापारिक संबंध थे। यानी मिस्र के सभ्यता के लोग अपने क्षेत्र पर निर्मित और उत्पादित वस्तुओं को जल मार्ग के माध्यम में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते थे और हड़प्पा सभ्यता के शहरों में अपने क्षेत्र में निर्मित और उत्पादित वस्तुओं को
हड़प्पा सभ्यता के शहरों में बेचा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग भी अपने क्षेत्र में उत्पादित और निर्मित वस्तुओं को जल मार्ग के माध्यम से आकर मिस्र की सभ्यता के बस्तियों में बेचा करते थे। सवाल है कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इसके बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि मिस्र की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध थे? तो मिस्र की सभ्यता की जब खुदाई की गई तो मिस्र की सभ्यता के क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों के कुछ मोहर और कुछ वस्तुएं यहां से प्राप्त हुई। और हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो कुछ मूर्तियां मिली। वो मूर्तियां मम्मी के मॉडल की थी। मम्मी का कॉन्सेप्ट सिर्फ मिस्र में था और उस समय विश्व में कहीं पर भी मम्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जब हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों पर खुदाई किया गया तो हमें मूर्तियां मिली। वह मूर्तियां मम्मी की मॉडल की थी। तो हड़प्पा के सभ्यता के क्षेत्रों में मिस्र के सभ्यता की मम्मी के मॉडल की मूर्तियां मिलना और मिस्र की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों का मुहर मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि मिस्र की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध रहे होंगे। मिस्र की सभ्यता जो थी वो राजतंत्र थी। उसमें सम्राट हुआ करता था, राजा हुआ करता था। तो जब सम्राट की मृत्यु हो जाया करती थी तो सम्राट के शव को भी उसी प्रकार से केमिकल का लेप लगाकर बक्से में रखा जाता था जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य के शव की रक्षा की जाती थी। लेकिन सम्राट के शव की विशेष बात क्या थी कि जब किसी सम्राट की मृत्यु हो जाती थी मिस्र सभ्यता के अंतर्गत तो उस सम्राट के शव को विशेष प्रकार का केमिकल का लेप लगाया जाता था और मलमल के कपड़े में उसे लपेटकर उसे लकड़ी के बॉक्स में डाल दिया जाता था और जिस कमरे में रखा जाता था उसके कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों का एक स्मारक बना दिया जाता था और जो किस आकार की हुआ करती थी, पिरामिड आकार की। और इसी को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसी को पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो सवाल है कि पिरामिड क्या था या क्या है? तो पिरामिड एक स्मारक स्थल है जिसमें मिस्र के सभ्यता के सम्राट के कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बहुत ही विशाल बनाया करता था। और वो किस प्रकार की आकृति थी? तो वो पत्थर जब बन जाया करते थे विशाल तो वो पिरामिड के आकार की थी, इसलिए इसको आज हम लोग पिरामिड कहते हैं। हमने बताया कि मिस्र की सभ्यता में राजतंत्र था, यानी कि सम्राट था, राजा हुआ करता था। तो लोग राजा की पूजा करते थे, सम्राट को देवता माना करते थे। और जो सम्राट हुआ करता था मिस्र की सभ्यता में उसे फैराओ कहा जाता था। तो मिस्र के सभ्यता में जो सम्राट हुआ करता था उसे फैराओ कहते थे और उसको देवता के समान पूजा जाता था। उसकी तस्वीर को मंदिरों में स्थापित की जाती थी और सम्राट के विजय को, सम्राट के शौर्य को, सम्राट के कार्यों को मंदिरों के दीवारों में अंकित की जाती थी। तो हमने बताया कि आज मिस्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो पिरामिड के लिए। पिरामिड क्या है? तो पिरामिड एक स्मारक स्थल है जो मिस्र के सभ्यता के सम्राट के कब्र के ऊपर पत्थरों से निर्मित की गई है। टोटल अगर आज वर्तमान में देखें तो 138 से भी अधिक पिरामिड आज हमें मिस्र में दिखाई देता है। वर्तमान में मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर है। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता और किस चीजों के लिए फेमस है? तो आंसर होगा स्फिंक्स के लिए फेमस। देखिएगा यहाँ पर पिरामिड को दिखाया गया है। देखिए ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, चट्टानों को इस प्रकार से रखकर, है ना, सम्राट के कब्र के ऊपर पिरामिड के आकार का पत्थरों का स्मारक स्थल बनाया जाता था। ये गीजा के पिरामिड का चित्र आपको दिखाया गया है। इसके अलावा आप देखिए ये स्फिंक्स है ना। स्फिंक्स में देखिए आधा भाग आप देखिएगा तो ये शेर की आकृति की हुआ करती थी और उसके ऊपर में
मानव का सर तराश कर पत्थरों को काट छाट कर बनाया जाता था। ये काफी विशाल हुआ करता था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो अगली सभ्यता आप लोग लिखेंगे क्या? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो टॉपिक बनाएंगे क्या? मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पर आप देख रहे हो व्हाइट रंग का, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को दर्शाया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन क्षेत्रों पर हुआ था? तो आज का अगर हम इराक का क्षेत्र को देखें तो इराक के क्षेत्र पर ही मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। इसके अलावा इस सभ्यता का कुछ क्षेत्र ईरान देश के अंतर्गत भी आता है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र इराक देश के अंतर्गत आता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास भी एक नदी के किनारे हुआ था, यानी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दो नदियों के घाटी क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। एक नदी आपको दिखेगा दजला, और दूसरी जो नदी थी वो थी फरात। तो दजला और फरात नदियों के घाटी के क्षेत्रों पर हड़प्पा सभ्यता के तत्काल एक और सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ये दजला और फरात नदियों को दिखाया गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत अधिकांश जो शहर थे वो दजला और फरात नदियों के बीच में बसाए गए थे। अधिकांश शहर, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश शहर दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्रों पर स्थापित किए गए थे। इसके अलावा दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर भी मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरों का विकास हुआ था, लेकिन अधिकांश शहरों का संकेंद्रण दजला और फरात नदियों के बीच में था। मेसोपोटामिया सभ्यता को विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम सभ्यता इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी राजतंत्र थी। अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों पर राजाओं के द्वारा इन क्षेत्रों पर शासन किया जाता था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे, इसलिए यह सभ्यता आपस में क्षेत्र के रूप में संघर्षरत थी। इन राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता राजतंत्र नहीं थी, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता है। ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 3 बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक केंद्र अगर हम देखें तो पहला जो केंद्र था, एक केंद्र का नाम बेबीलोन। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे। बेबीलोन को हम क्षेत्रीय रूप से बेबीलोन की सभ्यता भी कह सकते हैं। दूसरा असीरिया, क्षेत्रीय रूप से असीरिया की सभ्यता भी कह सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र था जिसको हम लोग कहते हैं सुमेरिया, इसको क्षेत्रीय रूप से हम लोग सुमेरिया की सभ्यता भी कह सकते हैं। वास्तविक रूप से इन तीनों क्षेत्रीय सभ्यताओं के मिलने से ही मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास होता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, बेबीलोन, असीरिया और सुमेरिया। इन तीनों महत्वपूर्ण केंद्रों में से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत था सुमेरिया। इसलिए चूंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सुमेरिया था, इसलिए इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं?
तो आंसर होगा मेसोपोटामिया सभ्यता। इस सभ्यता का विकास लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास में इसका विकास होता है। हालांकि इस सभ्यता के अंतर्गत बस्तियां तो लगभग 7000 बीसी से ही बनाई जा रही थी। सुव्यवस्थित तरीके से बस्तियां 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत बनाना प्रारंभ होता है और 3000 ईसा पूर्व के आसपास में मेसोपोटामिया सभ्यता अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया सभ्यता फुल डेवलप हो चुकी है और इस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास अभी हो रहा है। धीरे धीरे बस्तियां बनाई जा रही है। हड़प्पा सभ्यता का विकास इस समय अभी प्रथम चरण पर है, जिस समय मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास अपने चरम सीमा पर है। हालांकि सभ्यता का प्रारंभ 5000 बीसी से माना जाता है। सुव्यवस्थित तरीके से मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रारंभ 5000 बीसी को है। हालांकि इन क्षेत्रों पर इस सभ्यता के अंतर्गत 7000 बीसी से ही बस्तियां बनाना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन 3000 बीसी तक आते आते मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास फुल हो जाता है, यानी पूर्ण विकसित सभ्यता के रूप में मेसोपोटामिया सभ्यता स्थापित हो जाती है। तो चूंकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास 5000 बीसी में व्यवस्थित तरीके से शुरू होता है, इसलिए तो इसे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता को अगर आप देखिएगा तो ये व्हाइट रंग का मेसोपोटामिया सभ्यता को दर्शाया गया है। इसके उत्तरी क्षेत्रों पर मेसोपोटामिया सभ्यता के समय पर्वत श्रेणियां, कई छोटे छोटे पर्वत श्रेणियां थे उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत। तो जब वर्षा होती थी तो वर्षा काल में जब बारिश होती थी तो वर्षा का पानी इस पर्वतीय क्षेत्रों के ढालों पर और उसके निचले क्षेत्रों पर पहुंच जाया करती थी। तो वर्षा के कारण इन पर्वतों पर हरे भरे घास और पर्वत के निचले क्षेत्रों पर हरे भरे घास उग जाया करते थे। इसलिए मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्तरी क्षेत्रों पर रहने वाले जो लोग थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्तरी क्षेत्रों पर रहने वाले जो लोग थे, उसका मुख्य पेशा क्या था? तो आंसर होगा उसका मुख्य पेशा पशुपालन था। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्तरी क्षेत्रों पर रहने वाले जो लोग थे, उसका मुख्य पेशा पशुपालन था। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में जब इन क्षेत्रों पर वर्षा हुआ करती थी तो पर्वतों के ढाल और पर्वतों के निचले क्षेत्रों पर हरे भरे घास उग जाया करते थे, जिसके अंतर्गत उत्तरी क्षेत्रों पर रहने वाले जो लोग थे उनके पशुओं के लिए आसानी से चारागाह जो है वो मिल जाया करती थी। लेकिन हमने बताया कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अधिकांश शहर दजला और फरात नदियों के बीच में थे, अधिकांश जनसंख्या। इसलिए जब वर्षा होती थी तो उत्तरी क्षेत्र का सारा पानी दजला और फरात नदियों के घाटी से होते हुए फारस की खाड़ी, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी में सारा पानी चला जाता था। तो वर्षा काल में जब उत्तरी क्षेत्रों से आता हुआ पानी दजला और फरात नदियों की घाटी में प्रवेश करता था तो दजला और फरात नदियों की घाटी में पानी का लेवल बढ़ जाया करता था, जिससे नदी का पानी आसपास के क्षेत्रों पर फैल जाया करता था, जिससे उन क्षेत्रों पर, घाटी के आसपास के क्षेत्रों पर बाढ़ आ जाया करते थे। तो हम जानते हैं कि नदी जब प्रवाहित होती है तो नदी में सिर्फ पानी नहीं होता, नदियों में बालू, अवसाद, चट्टान और छोटे छोटे कंकड़ भी हुआ करते थे। तो जब इन क्षेत्रों पर बाढ़ आया करती थी, यानी नदी का पानी घाटी के क्षेत्रों को छोड़कर जब आसपास के मैदानी क्षेत्रों में बिछ जाया करती थी और जब वर्षा काल समाप्त होता था तो सारी पानी जो है दजला और फरात की घाटियों में संकुचित होकर फारस की खाड़ी में चली जाती थी। तो जब आसपास के क्षेत्रों में पानी घाटी में प्रवेश कर जाता था तो जो नदियों के द्वारा बालू और अवसाद आए हुए होते थे
वो उसी मैदानी क्षेत्रों पर बिछ जाया करता था। इसलिए चूंकि हर साल वर्षा काल, हर साल नदी के क्षेत्रों पर, दजला और फरात नदियों के घाटी के क्षेत्रों पर बाढ़ आया करती थी और हर साल इस प्रकार से उन क्षेत्रों पर नई नई मिट्टी उन क्षेत्रों को मिल जाया करती थी, नई नई उपजाऊ मिट्टी प्राप्त हो जाया करती थी। इसलिए इसलिए मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे, जो दजला और फरात नदियों के बीच में रहा करते थे, उनका अगर मुख्य पेशा देखा जाए तो उनका मुख्य पेशा कृषि था। चूंकि मेसोपोटामिया सभ्यता की अधिकांश शहर दजला और फरात नदियों के बीच में स्थापित था और उन क्षेत्रों पर रहने वाले मेसोपोटामी सभ्यता के लोगों का पेशा कृषि था, क्योंकि उन्हें हर साल उपजाऊ मिट्टी मिल जाया करती थी। इसलिए अगर आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था, तो आंसर होगा कृषि। लेकिन पूछे कि द्वितीयक पेशा क्या था, तो आंसर होगा पशुपालन। इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता के नीचे आप देखिएगा तो ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो इस रेगिस्तानी क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता के समय की बात की जा रही है। इस समय इस रेगिस्तानी क्षेत्र में कहीं कहीं पर हरे भरे जंगल और कहीं कहीं पर पानी के स्रोत मिल जाया करते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता हो, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाला, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला ऐसा क्षेत्र जो थोड़ा हरा भरा हो और वहां पे पानी के स्रोत हो, उस क्षेत्रों को हम लोग नखलिस्तान कहते हैं। तो नखलिस्तान क्या है, तो आंसर होगा नखलिस्तान ऐसा क्षेत्र है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले हरे भरे क्षेत्र जहां पे पानी के स्रोत हो, उन हरे भरे जंगलों को जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता हो, उसे नखलिस्तान कहते हैं। तो उस समय कई छोटे छोटे अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत नखलिस्तान थे। इसलिए मेसोपोटामी सभ्यता के जो दक्षिण के क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, वह भी क्या करते थे, वह भी पशुपालन किया करते थे। पशुपालन क्यों करते थे, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों पर रहने वाले मेसोपोटामी सभ्यता के जो लोग थे, उनके पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारागाह इन नखलिस्तान क्षेत्रों में आसानी से मिल जाया करते थे। यानी मेसोपोटामी सभ्यता के उत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था और दजला और फरात नदियों के बीच में रहने वाले जो लोग थे, उनका मुख्य पेशा कृषि था। क्योंकि अधिकांश जनसंख्या दजला और फरात नदियों के बीच में स्थापित थी, इसलिए पूरे मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य पेशा अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आंसर होगा कृषि, और द्वितीयक पेशा अगर पूछे तो आंसर होगा क्या, तो आंसर होगा पशुपालन। इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता आपसे पूछे किस प्रकार की सभ्यता है, तो आंसर होगा नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भी किस प्रकार की सभ्यता है, तो आंसर होगा नगरीय सभ्यता है। यानी यह भी नगरों के रूप में स्थापित था। यहां पर भी कई सारे शहर मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत बनाए गए थे। लगभग 3000 बीसी में मेसोपोटामिया सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा था, वैसे वैसे व्यापार वाणिज्य भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा था, अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन होने से व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी होती है। व्यापार दो मार्गों से मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत होता था। एक जल मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के द्वारा दो मार्गों से व्यापारिक गतिविधियां की जाती थी, स्थल मार्ग और जल मार्ग। व्यापार भी दो प्रकार का था, एक आंतरिक व्यापार था और एक बाह्य व्यापार था, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं,
यानी जिसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। आंतरिक व्यापार का मतलब क्या हुआ? आंतरिक व्यापार का मतलब यह हुआ कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे वो अपने ही क्षेत्रों पर, अपने ही सीमा के क्षेत्रों पर व्यापार करते थे, और व्यापार दो मार्गों से होता था। स्थल मार्ग का मतलब क्या हुआ कि ये बैलगाड़ी से व्यापार करते थे, बैलगाड़ी हो गया, इसके अलावा गधा गाड़ी हो गया, इसके अलावा घोड़ा गाड़ी हो गया। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले आंतरिक व्यापार प्रारंभ होता है। आंतरिक व्यापार का मतलब यह हुआ कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग बैलगाड़ी, गधा गाड़ी में सामानों को लाद कर मेसोपोटामिया सभ्यता के एक शहर से दूसरे शहर में जाकर सामानों को बेचा करते थे। जब आंतरिक व्यापार बढ़ते चला गया तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हुआ, यानी कि बाह्य व्यापार प्रारंभ हुआ। बाह्य व्यापार का मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग अब उस समय के तत्कालीन सभ्यताओं के साथ भी व्यापार प्रारंभ करते हैं। जैसे मिस्र के सभ्यता के साथ भी मेसोपोटामिया सभ्यता का व्यापार होता है, और मेसोपोटामिया सभ्यता का व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा भी होता है। कैसे? हम जानते हैं कि ये दजला और फरात नदियां हैं, तो दजला और फरात नदियों में नाव परिवहन, जल परिवहन की सुविधा बनाई गई थी। दजला और फरात नदियों पर नावों को लाद कर, ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर, और हिंद महासागर से होते हुए भारत, है ना। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग नावों में सामानों को डालकर दजला और फरात नदियों से होते हुए फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से होते हुए ये आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर से होते हुए भारत, और भारत में कई सारे बंदरगाह बनाए गए थे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। जैसे अगर हम बात करें तो एक बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का उस समय था लोथल, महत्वपूर्ण, एक नागेश्वर, और एक सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो बंदरगाह है आज वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो इन बंदरगाहों पर नावों को रोकते और रोककर सामानों को उतारकर फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी में फिर सामानों को लादकर हड़प्पा सभ्यता के शहरों तक पहुंचते और उन शहरों में अपने क्षेत्र में उत्पादित और निर्मित वस्तुओं का व्यापार करते। तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत कुछ चीजें थी जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के तत्कालीन एक और महत्वपूर्ण सभ्यता थी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगली सभ्यता है वह है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता का विकास चाइना के क्षेत्रों में हुआ था और चीन के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया था। ये आप देख रहे हैं, चीन की सभ्यता को दर्शाया गया है। चीन के, चाइना के लोगों के द्वारा आज भी अपने प्राचीन सभ्यताओं की जो कुछ मौलिक बातें हैं, वो मौलिक बातें आज भी चीन के लोगों ने संजोए रखा है। यानी चीन की सभ्यता की जो मौलिक बातें हैं, आज भी चीन के लोगों ने उन मौलिक बातों को आज भी अपनाए हुए हैं। तो चीन की सभ्यता का विकास भी लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास में चीन की सभ्यता का विकास होता है। चीन की सभ्यता का विकास भी एक नदी के किनारे हुआ था। याद रखिएगा, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं किसी न किसी नदी घाटी के क्षेत्र में ही विकसित हुई। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नदी के घाटी के क्षेत्र में किसी भी सभ्यता का विकास इसलिए होता है क्योंकि उस सभ्यता के अंतर्गत रहने वाले मानव को आसानी से पेयजल नदियों के माध्यम से मिल जाया करता है। कृषि कार्य करने के लिए आसानी से सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में मिल जाया करती है। इसके अलावा नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस प्राचीन सभ्यताओं के लिए एक जल मार्ग हुआ करता, जल परिवहन व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे नाव के माध्यम से बैठकर नदियों के सहारे होते हुए एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों पर बहुत आसानी से जाया करती थी। इसलिए जितनी भी विश्व में सभ्यताएं हैं
वो किसी न किसी नदी घाटी के क्षेत्र में ही विकसित हुई है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और सरस्वती नदियों के आसपास के क्षेत्रों में विकसित है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के घाटी के क्षेत्रों में विकसित की गई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के संगम पर बसा हुआ था। इसी प्रकार से चीन की सभ्यता भी एक नदी के घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी, जिसको हांग हो नदी भी कहते हैं, या इसको हवांग हो नदी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये चाइना की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कई बार पूछा जाता है कि चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा हांग हो नदी। और चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा यांगत्जे नदी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सा, तो आंसर होगा यांगत्जे नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, हांगहो नदी। याद रखिएगा, इसी हांगहो नदी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस नदी को पीली नदी कहा जाता है, तो आंसर होगा हांगहो नदी। तो चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, तो आंसर होगा हांगहो नदी के किनारे हुआ है। याद रखिएगा, ये जो हांगहो नदी है, इसको चीन का शोक कहा जाता है। इसे चीन का शोक इसलिए कहते हैं, वर्षा काल में जब इस नदी घाटी क्षेत्र में सारा पानी जमा हो जाता है, तो वर्षा काल में इस नदी में आसपास के क्षेत्रों में इस नदी के सहारे बाढ़ आ जाया करती है। और इस नदी में जो बाढ़ आया करता है, उससे चीन में काफी ज्यादा तबाही होता है, जान माल का नुकसान होता है। इसलिए इस नदी को चीन का शोक कहते हैं। और इसी नदी को चीन का वरदान भी कहा जाता है। यानी इसी नदी को चीन का शोक भी कह रहे हैं और इसी नदी को चीन का वरदान भी कह रहे हैं। इसे चीन का वरदान क्यों कहते हैं? इसे चीन का वरदान इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना के द्वारा जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी चीन के लोगों की, वो इसी नदी के घाटी क्षेत्र में विकसित की गई थी। इसलिए इस नदी को चीन का वरदान कहते हैं। और इसे चीन का शोक क्यों कहते हैं? इसे चीन का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी के सहारे चाइना में बाढ़ आया करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन की सभ्यता की देन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि चीन की सभ्यता की क्या क्या देन है। चीन की सभ्यता की देन। चीन की सभ्यता की देन का मतलब यह हुआ कि कुछ चीजें ऐसी है जो चीन की सभ्यता के द्वारा पहली बार इस्तेमाल की गई, या पहली बार उन चीजों का आविष्कार चीन की सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया। जैसे लेखन शैली का विकास, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिशा सूचक यंत्र, तीसरा छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस चीन की सभ्यता के लोगों द्वारा आविष्कार किया गया। इसके अलावा पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाना भी चीन की सभ्यता का देन है। ताश का जो खेल है, इसके अलावा गोला बारूद, इसके अलावा रेशम के कीड़ों का पालन, इसके अलावा कागज निर्माण की तकनीक, इसके अलावा चीनी मिट्टी के बर्तन,
ये सब कुछ चीन के सभ्यता का दिन है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बातें और उसके तत्कालीन सभ्यताओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था वो हम लोग देखें। आने वाले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, उनकी सड़कें, उनके घर, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, उनकी सामाजिक दशा, स्त्रियों की दशा, उनकी आर्थिक क्रियाएं, उनके व्यापार वाणिज्य, उनका पतन, इन सभी चीजों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, जो जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय झारखंड।